स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। So hello Sachi ma'am. First of all, congratulations. 550 Thank you. rank. Thank you so much. Yes, Congratulations sir. to you, to your family. Right? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला तो बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे. What were you exactly doing जब रिजल्ट आया? Honestly, I was sitting in a temple because पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा अब रिजल्ट आने वाला है. बिल्कुल Expected बिल्कुल. dates होती है, expected timings भी आजकल पता चल जाती हैं through groups and all. तो जैसे ही पता चला कि it's about to come, I straight away went to a mandir and sat there and was just looking towards the idol of God and constantly checking Telegram. अच्छा. हाँ. So फिर when जब then पता it लगा तो came, फिर फर्स्ट yes, थॉट क्या था? nothing. First thought was मतलब I was blank. बस ऐसे कि अच्छा हुआ है. Straight away I called to my parents. कि अच्छा हो गया है. That's it. फिर तो बस मैंने फिर किसी को कॉल नहीं किया. फिर कॉल्स आने लग गए थे. आने लगे पड़े होंगे है ना? राइट. Yes sir. जैसे कल ना एक और सर थे हमारे अंकित आनंद, उनका 663 रैंक है. उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा चेक किया कि मेरा ही है कि नहीं है, क्योंकि उनका फिफ्थ अटेम्प्ट था एंड आई थिंक आपका भी सिक्स्थ अटेम्प्ट था. राइट. तो उन्होंने भी दोबारा चेक किया. तो ऐसे आपके अंदर आया वो वाला थॉट कि एक बार दोबारा चेक कर लूं? नहीं सर, मेरे अंदर नहीं आया था. ऐसे था स्ट्रेट अवे रोल नंबर डाला, नाम देखा, मैंने कहा नेम और रोल नंबर तो दोबारा चेक करने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल 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 नहीं. बिल्कुल. इट वाज द ग्रेट रैंक. ग्रेट. दैट्स इट सर. ठीक है. तो मैम थोड़ा सा अब आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने प्रिपरेशन की शुरुआत की, कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए, एक बेसिक सा आइडिया हमें दीजिए अपनी जर्नी का. So sir, I belong from Alwar, Rajasthan district. It also comes in NCR region as well. और मैंने वहीं से अपना स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब वहीं से किया था. देन आई केम टू जयपुर. आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड टू गो फॉर UPSC. I came to Jaipur, took my foundation course from here only, and did my I did my all preparation from Jaipur only. केवल इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली आई थी, मॉक इंटरव्यूज के लिए. अदरवाइज सब कुछ यहीं से था. अच्छा, तो मैम आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड किस तरीके से रहा है? Sir, I did my BSc, Bachelor's of Science from PCM background ही रहा है. That's ठीक it, है. sir. यही ठीक है. था. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. हम्म. So the very interesting point that I want to ask you, what was your motivation? Why UPSC? ऐसा क्या फैक्टर था जिसने आपको इतना मोटिवेट किया एंड इट मोटिवेटेड यू फॉर थ्रू आउट 6 years? सर फर्स्टली ऑनेस्टली बताऊं तो शुरुआत में तो ऐसे था कि ऑब्वियसली द प्रेस्टीज, द सर्विस इट कैरीज ऑन सर्विस और ये प्रोवाइड सब करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली. है ना. फिर धीरे धीरे वो चीजें होती चली गई कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है. बिकॉज आई वॉज अ नूब. मुझे कुछ भी नहीं पता था. देश प्रशासन शासन कुछ भी नहीं पता था ना. और इस जर्नी के दौरान जब मुझे और चीजें पता चलने लगी तो फिर ऑब्वियसली फिर ऐसा है कि अच्छा इतनी अपॉर्चुनिटीज है. वंस आई गेट इनटू द सर्विस तो वो एक मोटिवेशन चलता रहा. फिर थर्डली सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, UPSC इज एन एडिक्शन. मतलब ऐसे हो जाता है बिल्कुल. कि करते रहो तो फिर छूटता नहीं है. आपको होश नहीं रहता है. आपको ऐसा लगता है हो जाएगा यार, कभी तो होगा, कभी तो हो जाएगा, शायद हो जाए. तो वो ये भी एक फैक्टर था कि अच्छा चलो करते रहो. तो दीज थ्री वर द मेन रीजन सर. बिल्कुल. एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी रहता है ना कि आपने इतना एफर्ट डाल दिया है, यू हैव पुट इन सो मच ऑफ योर टाइम. वो तो तो वो ईगो पे आ जाती है ना. अरे यार इतना किया है, इतना सब कुछ बिल्कुल सोशल लाइफ से कट ऑफ कर दिया. अच्छा लास्ट बिल्कुल. टाइम भी इंटरव्यू तक पहुंच गई थी तो थोड़ा सा ही तो था. तो शायद हो जाए, शायद हो जाए, ये था. बट मैम ये चीज तो हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू यस. स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो. मतलब आप एक लेवल तक चले गए, फिर दोबारा नीचे आना पड़ रहा है, फिर वहीं से शुरू करना पड़ रहा है, फिर उसी कंपटीशन के साथ गो थ्रू करना पड़ रहा है. तो हाउ डिड इट हाउ डिड यू मेड इट सो इजी? लाइक मतलब डेफिनेटली इजी ना नहीं रहा होगा, बट आपने किया है बार बार, तो कोई बाहर से देखेगा तो उसको इजी लगेगा कि अच्छा भैया कर लिया. आपके लिए नहीं रहा होगा, बट आपने कैसे इस चीज को पॉसिबल किया? सर जैसे मैंने बताया कि 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया था. फिर 2023 में उसका फाइनल रिजल्ट आया. हम्म. तो फिर बैक टू जीरो. देन अगेन 2023 का प्रीलिम्स नहीं निकला. एंड देन आई हैड ओनली वन अटेम्प्ट. तो ऐसे था कि अब देना भी है, नहीं देना है.
तो इट वॉज नॉट एट ऑल इजी। अब तो मैं देखती हूँ तो इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन उस वक्त क्या जर्नी थी, क्या सोच रही थी मैं फॉर दोस 3 to 4 months, आई ओनली नो। तो हार्ड तो रहा है, बट चीजें हो गई सर। समाउ आई अगेन गैदर्ड माय करेज। अच्छा चलो उठते हैं, इस एक अटेम्प्ट को भी संभाल के कहाँ ही ले जाऊंगी मैं, सही बात है। कहाँ ही ठीक। संजोऊंगी इसको मैं। उठते हैं, करते हैं, देते हैं, फिर दोबारा उठे, फिर वही प्रेशर, फिर लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर। वो भी एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि आपका बिल्कुल सपना सब कुछ दाव पे होता है। यू नो कि आपने कहीं कुछ हाथ पैर नहीं मारे हैं, यही है जो आपके पास है, करियर वाइज भी, एंड द लव विच यू हैव फॉर दिस एग्जाम। तो वो सब चीजें थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप थोड़ा सा एक बार हमें वॉक थ्रू करेंगे थ्रू ऑल योर अटेम्प्ट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने कब दिया, क्या आपका रिजल्ट रहा, क्या आपको लगा पता कि अच्छा हाँ यार ये इश्यूज थे जिनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी था उस समय पे। सर 2019 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट वो अटेम्प्ट नहीं था, वो एम ही था। मतलब जो जो अपन बोलते हैं ना कि 10 लाख बच्चे होते हैं, उसमें से हार्डली 1-2 लाख सीरियस होते हैं, बाकी के सब नॉन सीरियस। तो वो नॉन सीरियस में थी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस वक्त, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कितने प्रेशियस होते हैं अटेम्प्ट। मुझे लगा, और फिर उस वक्त इंसान यही सोचता है सर कि 6 अटेम्प्ट थोड़ी लगेंगे, दे हाँ देते हैं। एग्जैक्टली। तो दे देते हैं, कर लेते हैं, फिर दे दिया। उसके बाद एक्चुअल मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2019 में, जून में। आफ्टर गिविंग 2 जून को वो पेपर था 2019 का, स्टेट मेंबर, और 22 जून से मैंने फॉर्मल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2020 में आई गेव माई फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। आई फेल्ड इन सी सेट, आई क्लियर जीएस। ओके। हाँ। देन 2021 में आई फेल्ड अगेन प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स भी 2021 के प्रीलिम्स में मैंने बहुत मेहनत करी थी सर, इनफैक्ट 2024 के प्रीलिम्स से भी ज्यादा। बट समहाउ इट डिडंट वर्क। और ऑनेस्टली अगर मैं अब कहूँ तो आई स्कोर्ड ओनली 55 मार्क्स इन जीएस। ओके। तो तो बिल्कुल शैटर्ड थी मैं, क्योंकि आंसर की से आपको आइडिया तो लग ही जाता है कि किस रेंज हाँ में जी हाँ मार्क्स। जी हाँ जी हाँ जी। तो वो चीज थी सर। और फिर ऐसे था कि चलो अब देते हैं, तो ऐसे सोचा था कि 2022 का आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसमें निकलता है प्रीलिम्स तो ठीक है, वरना छोड़ते हैं इस तैयारी को। ओके। बट समहाउ हो गया था प्रीलिम्स, फिर मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कॉल आ गया, बट फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर 2023 का प्रीलिम्स अगेन आई फेल्ड, एंड नाउ ओके। दिस इज 2024। अरे ऐसे था। तो बहुत गलतियां करी थी सर, मैंने बहुत गलतियां करी थी ऑब्वियसली। ठीक है। तो जैसे आपने ना जो फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने बताया कि दैट वाज जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जाम, है ना, जो मोस्टली एस्पिरेंट्स करते हैं। मतलब मैं भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। राइट। बट जो आपने सेकंड अटेम्प्ट के बारे में एक बात रखी कि आपका प्रीलिम्स में जीएस क्लियर हो गया था बट सी सैट नहीं हुआ था। सो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, हाउ डिड इट फील? क्योंकि सी साइड का अब तो थोड़ा फिर भी एक फियर है, लेकिन 2020-21 तक इतना फियर नहीं था सर। फियर नहीं था एग्जैक्टली exactly. तो उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था कि अच्छा सी साइड भी इतना इंपॉर्टेंट है। हर कोई ऐसे बोलता है अरे वो तो हो जाता है, 66 मार्क्स ही तो चाहिए, 33% मैथ्स बैकग्राउंड है, हो जाएगा। बट पता चला नहीं होता है। तो उस वक्त मुझसे मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी सर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते ना, आपको हाँ, बकायदा इजी टू इन्फेरेंस क्या डिसाइफर नहीं होता रहता ना वो सवाल। इट है। टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस चीज पे राइट ऑन द पॉइंट हिट कर सको। आपको सारी अच्छा ऑप्शंस लग रही थी भाई ये भी सही है। ये भी सही है, अजम्पशंस हो रहा है तो भी एक ही माइंडसेट चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। इन्फेरेंस पे भी एक ही माइंडसेट, क्रक्स पे एक ही माइंडसेट। तो पता ही नहीं होता कि चीजें हैं क्या, कैसे है। तो वो आई फेल्ड मिजरेबली। तो एक सी सैट का एक मेरा पिन पॉइंट था। उसके बाद सी सैट फेल नहीं हुआ, उसके बाद तो फिर होता भी क्यों। पर ठीक है। अच्छा। हाँ तो जैसे मैम आपका जो सी सैट वाला पोर्शन, फिर आपने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करी सी सैट के लिए? सर, आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैंने फिर लास्ट ईयर्स के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आई ओनली डिड पीवाईक्यूज, वहीं से सब कुछ प्रैक्टिस करा। एंड रही मैथ्स की बात, तो वो तो बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं ना, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्पीड डिस्टेंस टाइम एवरीथिंग राइट। ये बस यूट्यूब पे वैसे ही डाल के प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, और फिर अच्छा। टेस्ट टेस्ट बहुत लगाती थी। तो उससे फिर वो हो गई चीजें उसके बाद से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो मतलब
You have failed prelims 3 times, right? If I'm not wrong. Yes sir, Including the yes sir. first attempt, हम उस चीज़ को फैक्टर में ले लेते हैं. हम्म. So बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी रहते हैं जिनको अगर एक बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो, दूसरी बार ना क्लियर हो, वो बिल्कुल उस चीज़ को, आई थिंक सर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, वो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं इस चीज़ को कि नहीं यार अब एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा. बट आई थिंक वो जो एक एक्स्ट्रा करेज दिखाने वाला फैक्टर है, जिसकी वजह से शायद आज आपकी कहानी कुछ डिफरेंट है, आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे, तो वो कहीं एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर देता है उस चीज़ में कि यार एक एक्स्ट्रा फैक्टर, एक एक्स्ट्रा करेज वहाँ पर दिखाया, एक और साल मेहनत करने का डिसीजन लिया और आज कहानी कुछ और है, राइट? तो Yes हम sir. थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन डेफिनेटली यू मस्ट हैव फॉलोड मैनी सोर्सेज, राइट? तो आप थोड़ा सा आइडिया हमें देंगे कौन कौन से सोर्सेज आपने रेफर किए? सर अगर अपन प्रीलिम स्पेसिफिक बात करें तो बहुत ही बेसिक बुक्स फॉलो करी थी, वही सेम पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी. ऑनेस्टली एनसीईआरटीज में बताऊं तो मैंने 12th की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, 11th की पढ़ी थी. आई डेंट स्टडी 12th की एनसीईआरटी, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट आई डेंट स्टडी. मैंने सिर्फ वो फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यही दो बुक्स पढ़ी थी, बहुत अच्छे से रगड़ा मार मार के पढ़ी है. एंड सर एंशिएंट मिडाइवल अगेन एनसीईआरटी, बिल्कुल बेसिक. नितिन सिंघानिया भी नहीं खरीदी कभी, कभी नहीं खरीदी, कभी नहीं खरीदी. ज्योग्राफी के लिए जी सी लियोंग नहीं खरीदी. इकोनॉमिक्स का सर ऑनेस्टली इकोनॉमिक्स का कोई सोर्स नहीं था. जो टेस्ट से सेक्शनल टेस्ट लगाती थी उनसे जो उनके सॉल्यूशंस होते थे वहीं से वो चीजें समझते थे, बिकॉज आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट, इट्स मोर अबाउट कंसेप्ट्स. तो वहां से अगर IT इकोनॉमी. हाँ, तो वहां से वो चीजें आ गई तो फिर वो होता चला गया. एनवायरमेंट, शंकर आईएएस की बुक, बिल्कुल. उसमें भी सेलेक्टिव चैप्टर्स, पूरी बुक कभी नहीं पढ़ी. अच्छा, पूरी बुक, दैट्स वेरी सिलेक्टिव, बहुत बहुत टू द पिन पॉइंट. मतलब आपने सोर्सेज काफी कंसोलिडेट रखे हैं, राइट? हाँ सर, मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता. मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती. मुझे ऐसे है, एक चीज मैं 10 बार पढ़ लूंगी और फिर इवेंचुअली ये चीज फायदे में भी रही कि सही रहा. मैंने कभी चीजों को फैलाया भी नहीं कभी. और सर ऑनेस्टली बताऊं, इसमें इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. मुझे चीजें पता भी नहीं थी कि मार्केट में चल क्या क्या रहा है. तो अच्छा. वो भी मेरे एक फायदे में रही. अगर मुझे पता होता तो बिना बात का फोमो होता, वो होता. मुझे पता नहीं था, सिंपल सादा स्ट्रैटेजीज की अच्छा एनसीईआरटी फॉलो कर लो, मैंने वही कर ली. बस इतना ही रहा सर. ठीक है मैम, तो सिंस सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो हाउ डिड स्टडी आईक्यू हेल्प यू इन दिस? स्टडी आईक्यू ने किस तरीके से आपको कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ आपको हेल्प मिला है, किस तरीके से वी हैव बीन एबल टू? सर अगर फर्स्टली इंटरव्यू में रवि सर, मतलब 2024 रवि सर, मुझे अभी तक याद है, व्हेन आई वाज सिटिंग आउटसाइड द भवन, मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वाज नॉट वेरी वेल, आई वाज नॉट फीलिंग टू टॉक टू माय पेरेंट्स एज वेल कि वो वहीं बैठे थे, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने उसमें हो. एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे आपको शेयर भी नहीं करना कि आप किस चीज से बहुत हो, क्या चल रहा है दिमाग में? आपकी नहीं करना शेयर कि आपको ऐसे. एनर्जी, वो आपको ऐसे ये भी लगता है ना कि आपको एनर्जी वो जाने नहीं देनी है, हाँ, कि एनर्जी अगर वेस्ट नहीं करनी. अगर वो वर्ज पे होते हो आप, अगर वहां से हाँ, अगर आप थोड़े से भी स्लिपरी स्लोप है वहां से आप गए तो यू स्टार्ट क्राइंग. लेकिन अपने आप को बहुत बिल्कुल. होल्ड बैक करना पड़ता है. फिर भवन के आगे मैं बैठी थी तो मैंने कहा क्या करूँ. आई कॉल रवि सर. मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है. उन्होंने कुछ सिंपथाइज नहीं किया मेरे संग. मैंने उनको तबीयत के बारे में बताया, ही डिडंट इवन पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज उनको पता था कि मेरा माइंडसेट कैसे है. मैं, वो पूछेंगे मैं 10 चीजें उनको बता दूंगी. उन्होंने बस उस वक्त मेरे को मेरे पॉजिटिव गिनाए कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, ऑथेंटिक हो, वही अपने उनके सामने रखना, वो पहचान जाएंगे. तो फर्स्टली जो स्टडी आईक्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो रवि सर है मेरी लाइफ में. बहुत लेट मिले बट समय भी इतना ही था, बट मिल गए, ये था. एंड सर अदर सोर्सेज जैसे मेंस वगैरह में मैं यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस थी वो देखती थी. उसके अलावा सर ऑनेस्टली मैंने कोई फॉलो नहीं किया था स्टडी आईक्यू का. So the सिंपल mentorship was the major part for you. mentorship was a major, IGP was a major part, and one of the most crucial part I would say. So Yes, we are really glad that we could contribute. yes, And Ravi sir, hats off to you sir for your efforts, everything that you have done for her. Right? He is बहुत very, बढ़िया. she is becoming very humble. पूरा मेहनत सच्चे का ही है. एंड क्योंकि हम पोटेंशियल पहचानते हैं सर एस्पिरेंट्स का. हाँ जी, पता लग जाता सर, वो तो बिल्कुल अग्रीड है. एंड सर शायद आप भी इसी से एग्री करोगे, शायद जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, या पढ़ाने का, मेंटोर करने का, जी सर. आई थिंक 20 से 30% का काम है हमारा.
जी सर, जी सर, जी सर। बाकी 70-80% तो आई थिंक एस्पिरेंट ही है, जो उस पूरे फोर्स के साथ वहां पर लगे हुए हैं, उस डेडिकेशन के साथ वहां पर लगे हुए हैं, उस प्रेशर के साथ वहां पर लगे हुए हैं, राइट, और उससे आगे निकल रहे हैं। आई बट वाज। सर वो होता है ना कि प्रेशर है ठीक है, लेकिन यू हैव समथिंग और समवन टू होल्ड ऑन टू, हाँ, वो ये बिल्कुल। होता है। वरना आप ऐसे होते हो कि छोड़ दो, बट अच्छा नहीं नहीं, एक और बात, शायद एक और बार उन्होंने विश्वास दिलाया, जो आप खुद पे विश्वास खो रहे होते हो, फिर कोई और विश्वास आपने दिखाता है कि मेरे लिए करो, मुझे विश्वास है, वो चीज होती है। तो वो रवि सर का था मेरे लाइफ में तो उसमें। ग्रेट, सर ग्रेट। व्हाट आई वाज टेलिंग ना कि आई कि सी यूज्ड टू बी वेरी थैंकफुल, मतलब वैसे कि एक लाइन कर दो तो 20 बार थैंक यू बोलती हैं। तो मैंने बोला कि हम बस अपनी जॉब कर रहे हैं, मतलब आई हैव, एग्जैक्टली। बस वो थोड़ा सा सेंस ऑफ एम्पैथी ज्यादा रहता है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स, क्योंकि हम खुद उस चीज से बाहर आए हैं। बिल्कुल। हमारी भी यही सेम जर्नी थी, हम भी इसी तरह से परेशान रहते थे, तो वही बस सेंस जो एम्पैथी का, उसी से इसको करते हैं सर। बाकी इतना ज्यादा थैंकफुल है, इतना ज्यादा थैंकफुल है कि मैं ओवरवेलम हो जाता इनके थैंक यू से। मेरे को बोलना पड़ा, सची रिजल्ट के बाद बोल देना ठीक थैंक ठीक है। कि पार्टी दे दो ना बाद में, जी सर। कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए, यू। बहुत बढ़िया। मैम, सिंस हम जैसे सभी की कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो एक जो बहुत ही नेग्लेक्टेड फैक्टर रहता है हमारी पूरी प्रिपरेशन में, आपकी प्रिपरेशन में भी आपको लगता होगा, फैमिली का कंट्रीब्यूशन, राइट। सो इफ यू कुड जस्ट हैव अ फ्यू वर्ड्स कि किस तरीके से फैमिली ने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया इस पूरी प्रोसेस में। सर फैमिली तो मतलब दे वर लाइक पिलर ऑफ माय प्रिपरेशन। जैसे फर्स्टली बताया, सिंस आई एम 27 years of age now, they never ever like told me कि अच्छा इतना प्रेशर आ रहा है, बिकॉज जहाँ से मैं आती हूँ सर, गर्ल क्रॉसिंग 25 years of age इज अ बिग थिंग। वहाँ पे चीजें बहुत ऐसे बिगड़ने लगती है, बट उन्होंने बहुत इम्यूनिटी रखी मेरे आगे, बहुत ही ऐसे रहे वो चीजों को लेके। तो सोसाइटल वे में जो उन्होंने हेल्प करी। सेकेंडली सर, डिस्पाइट बीइंग कि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, बट कभी ऐसे पता नहीं चलने दिया अच्छा तुझे क्या चाहिए, बिल्कुल मत सोचना पैसों को लेके, वो लेके हम खड़े हैं, हम करेंगे वो। थर्डली सर, मॉरल सपोर्ट। मैं जब भी रोने लगती थी, स्पेशली व्हेन दिस वाज माय लास्ट मीन्स, तो उसमें रात को रोती थी कि अरे पापा नहीं हो रहा है, तो सुबह तो वो मेरे पास मेरे रूम पे आ जाते थे कि अच्छा बता क्या हुआ, फिर मेरे को समझाते थे। और उस वक्त मैं इतनी सेल्फिश थी सर कि मैं इतना भी नहीं उनको ढंग से रिस्पॉन्स भी नहीं करती थी कि नहीं नहीं ठीक हूँ मैं उनके सामने सब कुछ रोती थी। मैं तो रो के वापस पढ़ने बैठ जाती थी, बट मुझे नहीं पता होता था कि अच्छा मेरे रोने से उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो तो फिर पूरे दिन सोचेंगे ना कि क्या हमारी बेटी क्या कुछ इशू चल रहा है, हाँ। एग्जैक्टली। बट मैं ये तो एक फेज है, ये हर एक को होता है। वो मैं तो एक स्टूडेंट की तरह रोती थी, परेशान होती, फिर पढ़ने लग जाती थी। बट उनके वो तो उनके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता था। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो समहाउ वो भी ऐसे तो होते थे कि अच्छा क्यों ही परेशान हो रही है। तो ये तीन फैक्टर्स को लेके बहुत बहुत अच्छे मेरे को, आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट डॉटर्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एंड योर पेरेंट्स आर आल्सो लकी टू हैव यू एज वेल। डेफिनेटली आप, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बट टू टॉक एट ग्रेट लेंथ्स अबाउट देम, इट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, राइट। तो अच्छा, वही। उनका रिएक्शन कैसा था वैसे जब उनको रिजल्ट बताया आपने, या आपके साथ ही थे, आपने कॉल किया, व्हाट वाज इट? नहीं सर, जैसे कि मैंने बताया, मैं तो मंदिर थी उस दिन, मेरे पेरेंट्स मेरे रूम पे आ गए थे, मैंने बता दिया था कि अच्छा, बट मैं उनको फेस नहीं करना चाहती थी। जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी मैं सेल्फिश थी, मुझे उस वक्त अपना दुख, अपनी चीज बहुत बड़ी लग रही थी। मैंने कहा आप अपना संभालो, मैं जा रही हूँ। तो मैं मंदिर चली गई थी, दे वर वेटिंग फॉर माई फोन कॉल। जैसे ही मैंने खोला, नाम देखा, रोल नंबर देखा, रैंक देखी, तुरंत मैंने फादर को कॉल किया, एंड माई फादर स्टार्टेड क्राइंग। और ही डिडंट ओनली क्राई, वो फूट फूट के रोना होता है ना सर, वो वैसे रोए थे। इतना ही बस, फिर मैंने उनका भी बस रोना सुना, मैंने फोन कट किया। मैंने कहा ठीक है, सिंक हो जान दो, मुझे भी सिंक हो जान दो, आप भी सिंक इन कर लो, बस इतना था। उसके बाद जब हम मिले 1-2 घंटे बाद, देन ही हग्ड मी। मम्मी भी ऐसे कि अच्छा तूने कमाल कर दिया। एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो चाचा जी भी बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे होता है ना सर कि अगर आप इकलौते बच्चे होते हो, उसमें भी इकलौती लड़की होते हो, तो पीपल तो टेंड टू प्राइड फैक्टर सिंपथाइज, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपथाइज हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा लड़की है, अच्छा एक ही है। अब ऐसे कि अच्छा, अब वो रिश्तेदार बोल रहे हैं कि अच्छा क्या हुआ, लड़का नहीं है तो तेरी तो लड़की नहीं झंडे गाड़ दिए। तो हाँ,
तो वो एक चीज थी जो मुझे चेंज करनी थी कि अरे क्या हो गया यार, मैं भी तो कर सकती हूँ, करूंगी। वो एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक ये जो पेरेंट्स का रोल रहता है, ये बहुत ही, है ना, आप उसको कहीं पे भी ना मोनेटाइज कर सकते हो, ना कहीं आप कभी उसको क्वान्टिफाई कर सकते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। कभी नहीं कर पाऊंगी सर मैं। एंड आई थिंक ये तो वो चीज़ें जो हमें पता लग रही हैं, जो हम हम्म। ऑब्जर्व कर रहे हम्म। हैं। थिंक अबाउट दोज थिंग्स जो कि वो अपने दिमाग में सोच रहे होंगे या वो अपने आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपके लिए बैरियर का काम कर रहे होंगे सोसाइटी से, 100 चीज़ों से। वो तो वो ऑल तो है। टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ राइट राइट राइट। तो मैम थोड़ा सा आप अपना ऑप्शनल के बारे में बताइए कि आप ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था आपका, एंड किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर किया, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो किए। सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और ग्रेट। हाँ, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। और मैंने प्रिपरेशन का तो ऐसा था सर कि मैंने कहीं पे उसका कोर्स भी लिया था ऑप्शनल का। आई डिड माई सेल्फ। तो पहले जो बेसिक जो मैंने सोच रखा था वो नितिन सांगवान की असेंशियल सोशियोलॉजी की बुक सेंशियल है। सोशियोलॉजी की, हाँ जी, किताब है वही बिल्कुल। वही 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 रखा था। उसी में मैं चीजें ऐड ऑन करती थी। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें थी, जैसे कुछ कुछ जैसे पेपर वन या फिर पेपर टू के कुछ चैप्टर्स, फिर अगर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी डिटेलिंग चाहिए तो मैं तुषारांशु शर्मा के नोट्स देख लेती थी, उनके ओके। नोट्स है। एंड और भी लोगों के, नेहा भोसले मैम के नोट्स हैं, 2019 की वो रही है रैंकर, उनके नोट्स थे। और सर सबसे बड़ा जो मैंने रोल रखा था वो उसका भी था, टॉपर्स कॉपी। ओके। मैं डायरेक्टली मटेरियल उठाती थी, डायरेक्टली कि अच्छा उन्होंने ऐसे किया है, अच्छा उनकी ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो अच्छा इनको ये चीज फायदा करी है। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कट कॉपी पेस्ट करती थी। मुझे ऐसा था कि अगर ये मेरी स्टाइल को सूट कर रहा है एंड इफ आई कैन पुल इट आउट, तो मैं वो करती थी। मैं बहुत सारी टॉपर्स की कॉपीज से प्रिंट करवा के बकायदा उनको एज ए सोर्स रखती थी अपने पास कि अच्छा ये है। तो वो एक चीज थी। ये वाला जो मैम आपका प्रोसीजर आपने बताया ना, सर आप भी शायद इस चीज से एग्री करोगे कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं चीज। लोग टॉपर्स कॉपी बिल्कुल एक इच्छा से, एक बहुत शौक से इकट्ठी करते हैं। उससे निकालना क्या है, उससे क्रक्स क्या लेना है, उससे हेल्प कैसे लेनी है, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं लग पाता। वो सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी राइटिंग का स्टाइल मेंटेन करें या इस नई राइटिंग को अडेप्ट करें। हमारे हाँ। हमारे मेंटरशिप में क्या होता है ना कि व्हाट वी डू, एक प्रोग्राम करते हैं, आरंभ करके एक प्रोग्राम है, उसमें टॉपर्स कॉपी का डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ अच्छा। कि उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपने इसमें। कि जैसे टॉपर्स ने जैसे ये डेटा अगर लिखा है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो डेटा लिखा है, हाँ जी तो हाँ जी। इतना रेलेवेंट डेटा लिखा है। इतना रेलेवेंट है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वेमेन वेमेन के ऊपर डेटा है, अगर वेमेन पे कुछ क्वेश्चन आता है, अगर डेटा है, तो देर आर प्लेथोरा ऑफ डेटा। बिल्कुल अगर सर। इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग 50 हैं कहीं से भी कोई टॉपर, थिंक टैंक आ गया, उसका भी डेटा आ जाएगा। डेटा आ गया, तो वो कैसे इंटीग्रेट करना है। तो मेंटर्स वैसे हेल्प करते हैं हमारे एंड से। तो जब खुद से करते हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड आई बहुत डोंट नो डिफिकल्ट है। हाँ सचिन ने कैसे किया है। क्योंकि टेलीग्राम सर, आप अगर आज की डेट में अगर टेलीग्राम खोलो ना, तो आपको हर टॉपर का अपना चैनल है खुद का, हाँ और जी हाँ जी। इतना रिसोर्सेज फ्लडेड है ना सर, कि उसमें बिल्कुल। डिसाइड करना इतना डिफिकल्ट है। आई डोंट नो, सची बताएंगे कि हाउ डिड सी चूज इसमें दिस से। स्ट्रैटेजी राइट, कि हाँ कि ये। हाँ बहुत सारी टॉपर्स की कॉपीज होती हैं, बहुत सारी थी। सोशियोलॉजी की तो आपको पता है, इट्स वेरी इजी टू गेट कि या राइट। उसमें भी somehow I was lucky enough कि मैं सिर्फ एक सृष्टि जैन देशमुख मैम थी हाँ जी हाँ जी। 2018 की। तो उनकी कॉपीज, उनके बहुत सारे आंसर्स थे, उनकी कॉपीज मैंने प्रिंट आउट करवा के मैंने देख लिया था, स्किम थ्रू कर लिया था कि अच्छा ये है। लेकिन कोई मुझे बहुत ऐसा लगता था कि बहुत फैक्चुअल है, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये तो शायद इतना मैं नहीं डेटा ला पाऊंगी। लेकिन उनकी जो कॉपी थी, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं अपने अंदर अडेप्ट कर सकती हूँ, तो उनकी कॉपी मैंने फॉलो करी थी। और सर थोड़ी डिफिकल्टी तो आई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। मतलब मैं ज्वाइन कर लेती, मैं इतनी मेहनत क्यों डालती। बट फिर वही उनकी कॉपीज निकाल के उनकी इग्नोरेंस कॉपी वाला फैक्टर शायद वहां पर आ गया वहां होगा पे, ना। हाँ वहां पे आ गया वो वहां पे मेरे को नेगेटिव कर गया। तो वहां से फिर मैं उनकी कॉपीज को ऐसे अंडरलाइन करती थी, हाईलाइट करती थी कि अच्छा ये लिखा है, बार बार पढ़ती थी। क्योंकि एक बार में आपको सिर्फ वो अच्छा लगता है, सेकंड थर्ड फोर्थ 10वीं बार आप पढ़ते हो तब लगता है कि अच्छा ये किस अंडरस्टैंडिंग से लिखा गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो हम जैसे एक सोचो का एक बहुत बेसिक सा डाउट रहता है, एस्पिरेंट्स भी पूछते हैं, पेपर टू के केस में जहाँ पर थोड़ा करंट अफेयर इंटीग्रेशन करना है, हम्म। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपको करंट अफेयर्स किस पर्सपेक्टिव से कवर करने हैं, अगर सोशियोलॉजी के लिए मैं बात करूं।
एंड उनके इंटीग्रेशन के लिए आप सेपरेटली नोट्स बनाते थे या जो भी हैंड आउट्स अवेलेबल थे आप उन्हीं को रेफर करते थे? सर ऑनेस्टली पेपर टू का थोड़ा तो ट्रिकी होता है, एंड बिल्कुल। इस साल का पेपर भी मुझे ट्रिकी लगा था सोशियोलॉजी का। अभी तो मार्कशीट नहीं आई तो आई डोंट नो कि कैसा स्कोर आया है। और इस बार तो और भी ऑल टुगेदर बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड, और ऐसा था कि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं करते GS1 के इंडियन सोसाइटी के पेपर से। इतना वो सिमिलर था, कोई भी उसको पेपर को दे सकता है। तो ओके। सर दो तीन चीजें मैंने देखी थी सोर्सेज पे। अगर मैं जाऊं तो जो सिंपली मार्केट में हैंडआउट्स अवेलेबल होते थे मैं उनको फॉलो करती थी। इंडियन सोसाइटी में ऑब्वियसली जो अपन इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में जो अपन डेटा पढ़ते हैं उनको अपन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उन पे अपन रेडीमेड चीजें तैयार कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इनको सोशोलॉजिकली कैसे लिखना है वो अपन तैयार कर सकते हैं। मैंने सर पेपर टू में बहुत सारे उनको नहीं किया था, थिंकर्स होते हैं ना वो, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। रट्टाफिकेशन नहीं हो पा रहा था मुझसे इतना ज्यादा। ऑलरेडी बहुत रटना होता है, तो मैं थिंकर्स को नहीं कोट करती थी। मैं थोड़ा उसको सोशियोलॉजिकली लिखने की कोशिश करती थी कि सोशियोलॉजी के जो कीवर्ड्स हैं उनको इंटीग्रेट कर पाऊं मैं अपने आंसर्स में। तो कि इंडियन की आंसर वैसा ही रहेगा लेकिन कीवर्ड्स हो गए कुछ कुछ, अगर मैं उनको सिंपल बेसिक वर्ड्स की जगह उनको यूज करती हूँ तो एक सामने वाले को पर्सपेक्टिव जाता है कि अच्छा इसको नॉलेज है या फिर इंटीग्रेट कर पा रही है। तो मतलब वो इन एक अ वे चीज। जो आपका जीएस बेस्ड नॉलेज था उसके जो करंट अफेयर्स थे हम्म। उसी में ही आप अपना सोशियोलॉजी का जो क्रक्स कह लीजिए या आपकी इंटीग्रेशन कह लीजिए उसी को आप यूज कर रहे थे वहां पे, उसी राइट? को यूज करती थी मैं। जी पेपर वन के थिंकर्स को मैं ज्यादा कोट करती थी। पेपर टू के जो बेसिक थिंकर्स होते हैं उन्हीं को ही देखा था मैंने। बहुत ज्यादा थिंकर्स नहीं कर पाई पेपर टू थी। में फिर बहुत थिंकर्स भी है ना उस बहुत तरीके से। थिंकर्स है, फिर कहाँ तक क्या, और फिर इतना बहुत लिमिट रखेंगे तो वो बिल्कुल पॉइंट आपका मैकेनिकल भी clear है। लगता है सर थोड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दैट्स बिल्कुल जायज है वो चीज़ तो। सर तो मेरा एक और। बेसिक सर मेरा हाँ जी एक सर। बेसिक डाउट है सर, सची से पूछना था हाँ कि जी सर सर। आपने बीएससी किया था, आपने बताया था ग्रेजुएशन आपने, और हाउ डिड यू चूज सोशियोलॉजी, मतलब वैसे मेरा सर यही सवाल था मेरा भी। मैं सर यही पूछने वाला था कि जब बीएससी ऑलरेडी उन्होंने अलग सब्जेक्ट्स में किया है तो व्हाई नॉट दो सब्जेक्ट्स, व्हाई सोशियोलॉजी? वही पूछना था। सर मेरा शुरुआत में तो मैं फिजिक्स का सोच रही थी। ऑनेस्टली बताऊं कि अच्छा ऐसे मैं उसी बैकग्राउंड से आ रही हूँ तो फिजिक्स ले लेते हैं। फिर एक दो लोगों से बात करी, उनका पागल है क्या, फिजिक्स कौन लेता है, इतना हार्ड पड़ेगा, बहुत अलग होता है फिजिक्स। तो वहां से मुझे ऐसा लगा, बट स्टिल मैंने सोचा नहीं नहीं फिजिक्स लेते हैं। फिर सर ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारी बुक टॉपर स्टॉक होती है, वहां से मुझे पता चला। एंड जो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि सोशियोलॉजी लेना है वो ऐसे था कि क्वेश्चन जहाँ से पता चले, और मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा मेरा ओरिएंटेशन सोसाइटी की तरफ भी है। अच्छा विमेन, चिल्ड्रन, वल्नरेबल सेक्शन के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा मेरे अंदर भी वो है कि एम्पैथी और वो सब। मैंने कहा इस चीज को मैं बहुत, अगर मैं अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाऊंगी पर मन से बहुत अच्छा करूंगी, मेरा इंटरेस्ट रहेगा उसमें। तो वो ओके। एक फैक्टर था कि जब मैंने पीवाईक्यूज देखे और कुछ कुछ जब मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी इंडियन सोसाइटी के स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा ये बहुत रिलेटेबल लग रहा है। अच्छा वुमेन के संग ऐसे होता है, अच्छा होता क्या है, मैं तो देख रही हूँ ऐसा। तो वो वहां से फिर चीज आई थी कि अच्छा इसको अपन ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो साची मैम एक और आपसे सवाल है मेरा कि सिंस आपने अपना ग्रेजुएशन के बाद यू डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द ओशन ऑफ यूपीएससी एंड है ना आपने बिल्कुल वहां पर अपना एफर्ट्स लगाना शुरू किया। कभी किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे पहले जॉब कर लेनी चाहिए थी, मे बी आई कुड हैव अर्नड अ लिटिल बिट, फिर मैं प्रिपरेशन मोड में आता या आती, राइट? तो ऐसा कभी वो फैक्टर आया आपकी पूरी प्रिपरेशन में? सर आया था, आता है एक पॉइंट के बाद जब सब कमा रहे होते हैं आपके आसपास के, आपके कलीग्स, बिल्कुल आप बिल्कुल। इंस्टा पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो कि अच्छा बढ़िया कॉर्पोरेट लाइफ चल रही है, दे आर पोस्टिंग पिक्चर्स, दे हैव मनी, दे आर बाइंग कार्स। तो उसे लगता है कि यार इतना भी शायद इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्जाम, कमाना है अपन कमा सकते थे। बट फिर समहाउ सच चीजें हो गई, कुछ एडिक्शन भी था, कुछ ईगो भी था, कुछ ऐसे था अरे यार इतनी मेहनत करी है ऐसे थोड़ी। मैं तो अपना पर्सनल बेस्ट दे रही हूँ, मतलब एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मैं अपना पर्सनल दे रही हूँ, रिलेटिवली शायद मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हर हर अटेम्प्ट में पिछली बार से ज्यादा ये आउटपुट दे रही हूँ, तो हो आउटपुट आ रहा जाएगा। हाँ हो जाएगा, शायद हो जाएगा। और फिर सर ठीक है हो गई चीजें, बट मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करूंगी कि नहीं नहीं तुम पहले ये करो जॉब होती रहेगी। नहीं सर, शायद वो मेरी मिस्टेक भी रही, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो आगे क्या। आई वॉज लकी इनफ, गॉड वॉज काइंड इनफ
कि इस बार दे दिया मुझे, लेकिन नहीं होता तो क्या होता। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं पहले जॉब सिक्योर करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, करो भाई। प्रैक्टिकली तुम इतना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं इतनी करेजियस और इतनी प्रैग्मेटिक नहीं थी। पर मैम कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ एस्पिरेंट्स रहते हैं जिन्होंने वो वेल एस्टैब्लिश जॉब्स में होंगे, हम्म। एंड दे गेट दिस फितूर कह लो, या वो एडिक्शन जो आपका वाला पॉइंट भी है वो कह लो, या किसी भी तरीके का अट्रैक्शन कह लो टुवर्ड्स यूपीएससी, देन दे गेट इट एंड दे लीव द जॉब, दे वेंट फॉर द यूपीएससी, नहीं हो पाया, 4-5 years वेंट डाउन द लाइन, दे कुड नॉट डू एनीथिंग, या मतलब उनको वो सक्सेस देखने को नहीं मिला, राइट? एंड आई थिंक उनके लिए रिग्रेट लेवल फिर ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं ना कहीं कि यार हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए हैं, अब किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब क्या करें, है ना सर? आई थिंक आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे। देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जिनके साथ ऐसा था फैक्टर। तो जी सर। एक बहुत ही आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी सर। हाँ जिसने सर। अगर पहले से ही ये चीज़ विचारधारा बना ली कि पहले भाई थोड़ा पैसा कमाना है, उसके बाद आगे जाके तैयारी करनी है, तो उनके लिए वो वाला पर्सपेक्टिव ठीक है। बट बहुत सारे ये मैंने ज़रूर देखा है कि जो पहले से ही प्रिपरेशन में डाइव कर देते हैं राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन, उनके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा इजी रहता है उस चीज़ को, हम्म, राइट? हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि एक तो आप, आपके पास कुछ नहीं होता, आप स्क्रैच से चालू करते हो, यू नो बिल्कुल कि बिल्कुल। यू हैव नो बैकअप, तो उसमें आप बहुत जी जान लगाते हो। वरना फिर एक इंटरनल ऐसे आ जाता है कि अच्छा ये नहीं तो ये तो है ही। मेरे संग ऐसे था, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल स्किल डेवलप करिए, कुछ नहीं किया है इसके बाद, नहीं तो क्या, मैंने स्टेट पीसीएस भी नहीं दिया था कि इतना नहीं करा जाएगा, हर बार क्लैश कर जाता था मेरे इस वाले प्रीलिम से या मेन से, तो मैं इसको प्रायोरिटी देती थी हमेशा। तो वहां पे वो चीज थी, और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर, एज एज यू सेड। बिल्कुल। सो मैम हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ जाएंगे, और एक बहुत क्रूशियल सवाल जो मैं चाहता हूँ आपसे जानना, कि यस देयर सर। मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक्स जिनको आप रिग्रेट करते होंगे वाइल प्रिपेयरिंग, कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या आप कुछ बेहतर कर सकते थे। तो एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स जो आप शेयर कर सकें, ताकि जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या आपकी तरह इस फेज से भी गो थ्रू कर रहे हैं, या ऑलमोस्ट जो अभी लास्ट अटेम्प्ट भी है जिनका, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके, एंड मे बी दे कैन चेंज देयर पर्सपेक्टिव, देयर स्ट्रैटेजीज, ताकि उनको भी बेटर रिजल्ट्स यहाँ पर मिले। सर कुछ गलतियां अगर मैं एट द मोमेंट सोच पाऊंगी, तो फर्स्ट इज सीसैट, डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट एवर इग्नोर इट। टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तब भी थोड़ा बहुत टच में रहो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। गॉड फॉरबिड अगर 2023 जैसा सीसैट आ गया तो फिर दिक्कत हो एग्जैक्टली। जाएगी। वो जेनोसाइट होता है सर। जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होता है सीसैट, और ऐसा होता है ना, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल हुए हो। जीएस तो बता भी सकते हो आप, है ना, लेकिन 33% लाने तक किसी को बताया भी नहीं जाती वो चीज। तो एग्जैक्टली। सीसैट को अच्छे से करो। और स्टिक टू बेसिक्स। मैं अपनी शुरुआत के 1-2 अटेम्प्ट में बहुत ऐसे ऐसे होती थी कि अच्छा ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, अच्छा ये भी हो रहा है। स्टिक टू बेसिक्स। प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत मुझे इनफ लगती है, पॉलिटी के लिए तो इनफ लगती है, उससे हो जाता है। टेस्ट दे लो, अगर तुम्हें लग रहा है सेक्शनल टेस्ट दे लो, उसके उसके सोल्यूशन से कोई नई नॉलेज मिली है उसको वहीं ऐड कर लो। तो स्टिक टू बेसिक, बेसिक बेसिक को, फाउंडेशंस को क्लियर करते चलो। करंट अफेयर्स ज्यादा पीछे मत भागो, एक सोर्स पकड़ो, उसी को फॉलो करो। सब एक ही, सब जगह एक ही करंट अफेयर्स होता है। इंडिया के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, तो रशिया के लिए भी वही है, चेंज नहीं होता है वो। तो एक ही रखो, करंट अफेयर्स का फोमो मत बनाओ। टेस्ट सीरीज के टेस्ट बहुत सॉल्व करते रहो, वो ठीक रहता है। आपको रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें थोड़ा पहले मैं सोचती थी अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं बैठो देखो सोचो कि हो जाएगा, शायद कॉमन सेंस से हो सकता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगाने की कोशिश करो। हर चीज नॉलेज पे नहीं जा सकते हो आप। तो ये चीज प्रीलिम्स के लिए थी सर। मेंस के लिए आंसर राइटिंग मैं बोलूंगी, लिखते रहो लिखते रहो, लेकिन लिखने से पहले थोड़ा कंटेंट तैयार कर लो। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम आपका। देयर इज अ वेरी कॉमन नोशन अमंग द एस्पिरेंट्स कि अगर टेस्ट अभी जैसे अगर वो आंसर राइटिंग शुरू कर ही रहे हैं ना, तो उनको ऐसे शुरू करने की भाई बिल्कुल ही एकदम लिखने बैठ जाएंगे। आई थिंक एक बार कंटेंट से गो थ्रू करो, अच्छा आंसर लिखोगे, वो आपका नोट्स का हिस्सा बनेगा। हाँ सर। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 2-3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो आपको एक
डेस्परेशन हो जाती है ना प्रीलिम्स ही निकल जाए, तो मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ तब लगा कि अब क्या आगे क्या। तब उस वक्त कंटेंट प्रिपेयर करने में तब सब लोग बोले थे लिखो लिखो लिखो, पर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही छोड़ दिए थे। मतलब कंटेंट ही प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी कि अच्छा पता ही नहीं था कि सिलेबस के कोर वर्ड्स पे आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इत्मीनान से बैठ के 1 महीना 2 हो जाता है प्रिपेयर, और उसमें वैल्यू एडिशन करते रहो, बीट फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, बीट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, बीट योर फ्रॉम ओन। आप कुछ भी देखते हो, एथिक्स में तो ऐसे एग्जांपल्स है जो आप इंस्टाग्राम की रील से भी डाल सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। मतलब मैं तो डालती थी, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने डायरेक्टली डाल हैं कि अच्छा ये तो, क्योंकि आपका माइंड उसी हिसाब से चल रहा होता है कि अच्छा ये तो कॉपी पेस्ट हो सकता है। इंटीग्रिटी का कोई भी एग्जांपल आया, रतन टाटा जी अभी जब उनकी बिल्कुल डेथ बिल्कुल। थी तो उनके ऊपर बहुत सारी रील्स आती थी कि अच्छा वो कितने अच्छे थे, कितने एम्पैथेटिक थे, इंटीग्रिटी कितने। तो मैं तो सीधे डालती थी अपने एग्जांपल्स में, तो वहां से वो थोड़ा आपका पर्सनल टच भी आता है। तो पहले अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करो, फिर आंसर राइटिंग की तरफ जाओ, टॉपर्स कॉपीज को अच्छे से देखो, वहां से आपको बहुत सारी चीजें अपने आप सीखने को मिल जाएगी। हर वक्त गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं, कभी कभी देख लो औरों की कॉपीज, तो आपको आप औरों से बहुत आगे हो जाते हो। मेंस के लिए तो इस सर यही है। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस रखो, बी ऑथेंटिक। ये बात अब भी तो बहुत क्लीशे हो, अब कोई बोलता है तो सबको लगता है कि बहुत ही क्लीशे लाइन है, या फिर ये हम्बल रहो, ऑथेंटिक रहो, एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। चाहे आप प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे वो आप थोड़े से डगमगा सकते हो, लेकिन अगर उनको लग रहा है ना कि एथिक्स पे आप सही हो, तो शायद उनको पसंद आता हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे 2 इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस से। चलो, ये है सर। आई थिंक ये मैंने जितने टाइम से ये चीज़ की है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रुथफुल कॉन्वर्सेशन मुझे लगी है। हाँ सर। नहीं एक्चुअली नो सर, आई एम स्पीकिंग इट विद अटर ऑनेस्टी कि ये बिल्कुल जो जो एस्पिरेंट फील करता है उसमें वो फिल्टर नहीं है, वो हाँ, वही आगे सब आउटपुट में आ रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग मैम, थैंक यू एंड सो मच सर। विश यू ऑल द बेस्ट। And थैंक if you ever have time, please do come visit us. We'll be यू। lucky to have you to host you over here. थैंक यू And सो मच सर। congratulations once again to you, to your family. All the very best. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर बात करके, मुझे खुद नहीं पता था मेरी जर्नी कैसी थी, अभी बात करते करते पता चलता है ना कि अच्छा ऐसी भी थी, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट तेरा ऐसा भी था, तो मुझे भी अपनी चीजें रिकॉल हो गई। थैंक यू। Okay, okay. Okay, sir. Good थैंक यू day. सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।